नमी को अवशोषित कर विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। आलिंगी चरण का यह प्रक्रम बीजाणु चरण कहलाता है। जैसे राइजोपस पुनर्जनन। आलिंगी चरण का वह प्रक्रम जिसमें अगर किसी जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा केंद्रक युक्त होकर नए जीव का निर्माण करता हो, आलिंगी चरण का यह प्रक्रम पुनर्जनन कहलाता है। जैसे फ्लूनेरिया। कायिक प्रवर्धन। आलिंगी जनन की इस विधि में यह उन पौधों में जनन को आसान बनाता है जिनके बीज नहीं होते हैं। इस विधि में पौधे के कायिक भागों से नए पौधे विकसित करने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये 5 विधि आलिंगी जनन की ये 5 विधियां हैं। फिर अपरा किसे कहते हैं तथा इसके कार्य को लिखें। तो माँ के गर्भाशय में पल रहे बच्चे के नाभि और गर्भाशय के बीच एक विशेष प्रकार का ऊतक विकसित होता है जिसे हम अपरा कहते हैं। अपरा के कार्य। तो पहला इसका कार्य है माँ के गर्भाशय से पोषक पदार्थों को बनाता है। यह बच्चे में अवांछित उत्पाद को माँ के शरीर द्वारा बाहर निकालता है। फिर क्वेश्चन है इसका परागकण और निषेचन में अंतर क्या है। तो परागकण और निषेचन में क्या अंतर है, तो लिखेंगे निम्न अंतर है। तो पहला लिखेंगे किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र पर आने की क्रिया को परागकण कहते हैं, जबकि नए एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। दूसरा है परागकण की क्रिया निषेचन से पहले होती है, जबकि निषेचन की क्रिया परागकण के बाद होती है। परागकण में किसी सतह का निर्माण परागकण में किसी तरह का निर्माण नहीं होता है, जबकि निषेचन में भ्रूण का निर्माण होता है। पुरुष हार्मोन का क्या नाम है, तो पुरुष हार्मोन का नाम है इसमें टेस्टोस्टेरोन और स्त्री हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है, तो पहला लाभ है यह विधि उन पौधों में जनन को आसान बनाते हैं जिसके बीज नहीं होते हैं, जैसे गुलाब और अंगूर। इस विधि द्वारा कम समय में उन्नत किस्म के पौधे विकसित किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन है डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है, तो इसका आंसर है डीएनए प्रकृति का प्रजनन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि डीएनए कोशिका के केंद्रक जीन का निर्माण करते हैं और ये जनक से संतति में गुणों का वहन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जीवों में विभिन्न स्पीसीज के लिए तो लाभप्रदायक है, परंतु इष्ट के आवश्यक नहीं है, क्यों। तो आंसर है जीवों में विभिन्न स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु विशिष्ट के लिए नहीं, क्योंकि अगर विभिन्नताएं किसी जीव में उत्पन्न होती है तो वह मर सकता है, लेकिन अगर किसी स्पीसीज में विभिन्नताएं होती है तो उस जीव के जीवित रहने के कुछ आसार हैं। विखंडन द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि द्विविखंडन जो है वह बहुविखंडन से किस प्रकार से अलग है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविखंडन बहुविखंडन से निम्न प्रकार से भिन्न है। पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे पहला पॉइंट में लिखेंगे विखंडन आलैंगिक जनन का वह प्रक्रम है जिसमें एक जनक जीव से दो संतति जीव का निर्माण होता है, विखंडन कहलाता है। जबकि बहुविखंडन आलैंगिक जनन का वह प्रक्रम है जिसमें एक जनक जीव से अनेक संतति जीवों का निर्माण होता है, बहुविखंडन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है विखंडन विधि से जनन में पहले कोशिका द्रव विभाजित होती है, तत्पश्चात केंद्रक का विभाजन होता है, जबकि बहुविखंडन विधि से पहले केंद्रक का विभाजन होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजित होती है।
चौथा पॉइंट हो जाएगा द्विविखंडन विधि से जनन का उदाहरण अमीबा है, जबकि बहुविखंडन विधि से जनन का उदाहरण प्लाज्मोडियम लार्वा है। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की भूमिका, तो शुक्राशय से चिपचिपा गाढ़ा स्राव उत्पन्न होता है जो शुक्राणु को पोषित करता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि, मनुष्यों में एक प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। इसे स्रावित द्रव्य क्षारीय होता है जो मूत्रमार्ग से स्रावित किया जाता है। यह द्रव्य मूत्रमार्ग की अम्लीयता को निष्क्रिय कर देता है। तीसरा पॉइंट है, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौनारंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, तो पहला है स्तन के आकार में वृद्धि होना तथा स्थानग्र की त्वचा का रंग गहरा होना। दूसरा पॉइंट है रजोधर्म का शुरू होना। तीसरा पॉइंट है गुप्तांगों में बाल का निकल आना तथा त्वचा तेलीय होना। चौथा पॉइंट है चेहरे पर मुहासे निकलना, ध्वनि सुरीली हो जाना। यौनारंभ के समय लड़कों में होने वाले परिवर्तन, पहला लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ मोटा होना, शुक्राणु का उत्पन्न होना, द्विस्वप्न का आना। ऋतुस्राव रजोधर्म क्या है? तो जब मादा में अंड का निषेचन नहीं होता है तो इस स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर तथा म्यूकस के रूप में निकल जाती है। इस चक्र को पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो निषेचन क्रिया के पश्चात जब युग्मनज बनता है तो भ्रूण धीरे धीरे विकसित होने लगता है। भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। भ्रूण माता के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। यह गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है। इस प्रकार भ्रूण माँ के शरीर से पोषण प्राप्त करता है। अभ्यास का प्रश्न है ये तीसरा अभ्यास का। पहला, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? तो पहला, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता पाई जाती है। नए जीवों के विकास में सहायता होती है। जीन के युग्मनक बनते हैं जिससे आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव के वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है तथा वृषणकोश शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। गर्भ निरोधक विभिन्न विधियां कौन कौन सी, यानी कि जो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं वो कौन कौन सा पूछ रहा है? तो विभिन्न विधियां निम्न है इसमें। पहला, अवरोधक विधियां। इस विधि में कंडोम, मध्यपट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, ये मादा जनन अंग में शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है। दूसरा पॉइंट इसमें रासायनिक विधि। तो इस विधि में स्त्री 2 प्रकार की गोलियां का सेवन करती है जिसमें है मुखी गोली तथा योनि गोली जो कि गर्भ निरोधक को रोकता है। और फिर है शल्य विधि। इस विधि में पुरुष शुक्रावहक तथा स्त्री डिंबवाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया के द्वारा काट दिया जाता है जिसे पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो है, एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका होती है। जनन के लिए कोई अंग
या ऊतक नहीं होते हैं। इसमें जनन द्विखंडन, बहुविखंडन इत्यादि विधियों के द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों के लिए बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इसमें जनन के लिए अलग से ऊतक या तथा अंग होते हैं। इसमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 5वां इसमें क्वेश्चन है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? तो जनन के माध्यम से जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं। शारीरिक संरचना या डिजाइनों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। अतः जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में महत्वपूर्ण होता है। 6ठा क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। इससे पर्यावरण प्रदूषण तथा अन्य समस्याएं तेजी से उत्पन्न होती है। इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन के क्या कार्य हैं? तो इंसुलिन हार्मोन के निम्न कार्य, पहला, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय है। ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायता करना।